हेलो स्टूडेंट्स, ये आपका प्रैक्टिस मैनुअल के क्वेश्चन की सीरीज में पार्ट नंबर 6 है। लास्ट लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 2 के अप टू क्यू पॉइंट तक हम कर चुके हैं। आज हमें आपके साथ रिमेनिंग क्वेश्चंस करने हैं। केवल 3 ही क्वेश्चन हैं क्वेश्चन नंबर 2 में जो पेंडिंग है हमारे। वन बाय वन करके हम इनको लेते हैं पहले आपके साथ एंड देन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 पॉइंट है आपका आर। क्या कहना चाहता है? द टर्म पेस्टले एनालिसिस इज यूज्ड टू डिस्क्राइब अ फ्रेमवर्क फॉर एनालाइजिंग द माइक्रो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स। कहना क्या चाहता है? पेस्टले एनालिसिस यूज किया जाता है किस लिए? ताकि आप एक ऐसा स्ट्रक्चर, एक ऐसा फ्रेमवर्क डिस्क्राइब कर सको जो एनालाइज करता है माइक्रो इन्वायरमेंट फैक्टर्स को। तो आपको बताना करेक्ट है या इनकरेक्ट है। हम कहेंगे बिल्कुल इनकरेक्ट है। क्यों है? उसका रीजन है क्योंकि पेस्टले में हम ओनली मैक्रो इन्वायरमेंट के फैक्टर्स की स्टडी करते हैं, नॉट माइक्रो इन्वायरमेंट के फैक्टर्स को हम नहीं पढ़ते। माइक्रो को हमने कैसे याद किया था? कॉमिक्स से। कॉमिक्स में C4 क्या था आपका? कस्टमर, O फॉर ऑर्गेनाइजेशन, M फॉर मार्केट, I फॉर इंटरमीडियरीज, C फॉर कंपेटिटर्स एंड S फॉर सप्लायर्स। इन फैक्टर्स को आप पेस्टले में नहीं पढ़ते हो। पेस्टले में क्या पढ़ते हैं? मैक्रो इन्वायरमेंट के फैक्टर्स, जिसमें P फॉर पॉलिटिकल, E फॉर इकोनॉमिक, S फॉर सोशल कल्चर, T फॉर टेक्नोलॉजिकल, L फॉर लीगल और लास्ट E फॉर इन्वायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस। ठीक है, यहाँ पर ये बात क्लियर हो गई। अब देखते हैं क्या नोटिंग में ये क्वेश्चन है या नहीं। तो क्वेश्चन नंबर आपका ये मिलेगा आपको पेज नंबर 68 पर। पढ़ लेंगे एक बार। द टर्म पेस्टले एनालिसिस इज यूज्ड टू डिस्क्राइब द फ्रेमवर्क फॉर एनालाइजिंग द माइक्रो एनवायरनमेंट फैक्टर्स। आपको क्या बताना है? आंसर दैट इज इनकरेक्ट। अब वर्डिंग देख लेते हैं। आपको इसमें एक्सप्लेन क्या करना है। पूरे पेस्टले को आप लिख के आएंगे। इसमें सबसे पहली वर्डिंग लिखेंगे कि पेस्टले एनालिसिस हमेशा यूज किया जाता है ताकि आप मैक्रो इन्वायरमेंट के फैक्टर्स को एनालाइज कर सको। ओनली मैक्रो इन्वायरमेंट के फैक्टर्स, दैट मीन्स नॉट माइक्रो इन्वायरमेंट फैक्टर्स। इट इन्वॉल्व्स आइडेंटिफिकेशन, दैट मीन्स इसमें क्या पढ़ते हो आप? एक पॉलिटिकल फैक्टर, एक इकोनॉमिक फैक्टर, सोशल कल्चर फैक्टर, टेक्नोलॉजिकल, लीगल फैक्टर एंड लास्ट इन्वायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस। किस पर? ऑन द ऑर्गेनाइजेशन, बिजनेस या फर्म। एडवांटेज क्या है इस टूल की? ये मैनेजमेंट को इनकरेज करता है ताकि मैनेजमेंट अपना प्रोएक्टिव डिसीजन ले सके, एक्टिंग इन एडवांस कर सके, अपनी थिंकिंग को स्ट्रक्चर फॉर्म में रख सके ताकि बाद में उनको डिसीजन लेने में हेल्प हो सके। तो ये आपके एनालिसिस हमेशा प्रोएक्टिव अप्रोच के लिए यूज की जाती है। तो ये वर्डिंग आपको लिखनी है। इसके बाद आप मैट्रिक्स बनाना चाहें तो बना सकते हैं, 5 मार्क्स में आएगा। तो ये आपकी प्रेजेंटेशन रहेगी। अभी हम आपके प्रैक्टिस मैनुअल से इस क्वेश्चन को मैच कर लेते हैं कि क्या कीवर्ड्स या आपका पूरा नोटिंग से मैच होता है या नहीं होता है। तो पॉइंट था आपका आर, आंसर है आर का बिल्कुल इनकरेक्ट। क्या लिखेंगे? द टर्म पेस्टले एनालिसिस इज यूज्ड टू डिस्क्राइब अ फ्रेमवर्क फॉर एनालिसिस ऑफ मैक्रो इन्वायरमेंट फैक्टर्स। तो पहली लाइन देखिए, इज यूज्ड टू एनालाइज द मैक्रो इन्वायरमेंट फैक्टर्स। क्लियर हुई? पहली लाइन मिल गई आपको। नेक्स्ट देखिए, इट इन्वॉल्व्स आइडेंटिफिकेशन ऑफ पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल कल्चर, टेक्नोलॉजिकल, लीगल, एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस ऑन एन ऑर्गेनाइजेशन। तो ये सेकंड बुलेट पॉइंट आप देखिए, डिट्टो सेम 100% आपको मिलेगा। ठीक है, क्लियर हो रही है यह? साथ साथ में आपको वर्डिंग भी। चलिए डिटेल में जिनको और डेप्थ के अंदर समझना है, जिनको ये लग रहा है कि लेक्चर में स्पीड ज़्यादा है, एक्सप्लेनेशन कम है, तो प्लीज़ लेक्चर्स कंसेप्ट वाइज रेफर कीजिए। आपको यूट्यूब चैनल पर आराम से दिखेंगे। चैप्टर 1 से ओल्ड सिलेबस IPCC से प्लेलिस्ट मिलेगी जिसके अंदर अप्रोक्स 18 to 19 वीडियो हैं। उनको आप साथ में रेफर कर लेंगे तो आपको इन लेक्चर्स सिर्फ रिवीजन में काम आएगा। लास्ट मोमेंट पे एक बार देख लेंगे
तो आपकी दोबारा से रिवीजन हो जाएगी हर एक क्वेश्चन की। तो पहले कंसेप्ट को पक्का करेंगे एंड देन फिर इन लेक्चर्स को देख लेंगे, ठीक है। और लास्ट लाइन आप देख लीजिए, मैं मिला देती हूँ। द एडवांटेज ऑफ दिस टूल क्या है, इज टू इनकरेज द मैनेजमेंट इनटू प्रोएक्टिव स्ट्रक्चरल थिंकिंग इन इट्स डिसीजन मेकिंग। तो ये भी लाइन आपको मिलेगी, एडवांटेज ऑफ दिस टूल, प्रोएक्टिव स्ट्रक्चरल थिंकिंग, डिसीजन मेकिंग, सब कीवर्ड 100% से आपकी नोटिंग में लिए गए हैं। तो आपने ये क्वेश्चन कर लिया है और मैंने आपको प्रूफ भी दे दिया साथ में कि क्या हमारी नोटिंग में ये था या नहीं था। अब इसी से मिलता जुलता एक और क्वेश्चन है पेस्ले का ही, जो आपको टी पॉइंट दिख रहा है, एक बार उसको भी साथ में ही ले ले एंड देन फिर हमारे पास एक क्वेश्चन रह जाएगा। अभी हमने आपके साथ आर पॉइंट किया है, एस पॉइंट हमारा रहता, अभी करेंगे इसको। इससे पहले टी ले लो क्योंकि पेस्ले का फिर से क्वेश्चन है। द पेस्ले फ्रेमवर्क इज यूज्ड फॉर एनालाइजिंग बोथ मैक्रो एंड माइक्रो इन्वायरमेंट। कहना क्या चाहता है कि पेस्ले फ्रेमवर्क एक ऐसा एनालाइज है जो मैक्रो और माइक्रो इन्वायरमेंट दोनों को यूज करता है, दोनों के फैक्टर्स को एनालाइज करता है। क्या कहेंगे आंसर, अब तो आप खुद बता दीजिए। दैट इज इनकरेक्ट। जितना आपने अभी समझा था उसको डिट्टो सेम लिख देंगे, बिल्कुल डिट्टो सेम। तो क्या कह दें कि इस क्वेश्चन को हमने लिया है, बिल्कुल लिया है। उसी पेज नंबर पे आ जाइए, पेज नंबर 68 पर, और में डाल के मैंने लिख दिया था ये क्वेश्चन। द पेस्ले इज अ फ्रेमवर्क विच इज यूज्ड फॉर एनालाइजिंग बोथ माइक्रो एंड मैक्रो इन्वायरमेंट। आंसर क्या हुआ, इनकरेक्ट। एंड वर्डिंग बिल्कुल डिट्टो सेम, जो मैंने अभी आपको 4 से 5 बुलेट पॉइंट रीड आउट करवाए। अभी इसकी मैचिंग और कर लेते हैं एक बार साथ साथ में, हमारा टाइम थोड़ा सेव हो जाएगा इससे। लास्ट क्वेश्चन देखिए, टी पॉइंट इनकरेक्ट। पेस्ले एनालिसिस इज यूज्ड फॉर एनालाइजिंग मैक्रो एनवायरनमेंट फैक्टर। डिट्टो सेम लाइन देखिए, फर्स्ट की द टर्म पेस्ले एनालिसिस यूज्ड फॉर डिस्क्राइब अ फ्रेमवर्क for analyzing the macro environment. It involves identification, बिल्कुल डिट्टो सेम है। लास्ट बी लाइन मिला लो, प्रोएक्टिव स्ट्रक्चरल थिंकिंग, डिसीजन मेकिंग, बिल्कुल डिट्टो सेम। क्लियर हुई कहानी। तो इससे क्या हुआ, टाइम सेव हुआ आपका। लेक्चर में तो हुआ ही है, साथ में जब आप एक बार नोटिंग कर रहे हो तो इसमें जितने मैक्सिमम क्वेश्चन है वो एक ही बार में आपके सारे कवर हो रहे हैं। तो इससे आपको इधर उधर जाने की जरूरत नहीं रहेगी, क्योंकि 100% हम कवरेज आपके साथ ले भी रहे हैं। तो लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड का, और फाइनली हमारा सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा इसी क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन है आपका, द प्रोसेस ऑफ स्ट्रेटेजी अवॉइड्स मैचिंग पोटेंशियल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन विद द एनवायरमेंट अपॉर्चुनिटीज। क्या तो कुछ नहीं समझ में आया, मैं अभी समझाऊंगी आपको तभी तो समझ में आएगा। प्रोसेस ऑफ स्ट्रेटेजी, पहली बात तो ये चैप्टर नंबर 2 में हम पढ़ते हैं प्रोसेस ऑफ स्ट्रेटेजी, ना कि चैप्टर नंबर 1 में। तो ये क्वेश्चन तो क्लैरिटी में तभी आना चाहिए जब चैप्टर नंबर 2 में प्रोसेस ऑफ स्ट्रेटेजी आप पढ़ लो। लेकिन एनवायरनमेंट से लिंक था तो इसीलिए ये क्वेश्चन यहाँ पर आईसीआई ने दे रखा है। यहाँ अब स्टूडेंट्स को थोड़ी सी मिस्टेक्स आती है, जब तक आपने टॉपिक पढ़ा ही नहीं है तो आप क्वेश्चंस को कैसे अपने क्लियर करोगे और अपना कॉन्फिडेंस इंक्रीज करोगे, राइट। तो इससे थोड़ी सी टेंशन बढ़ जाती है स्टूडेंट्स की, क्योंकि हमारे आईसीआई के मटेरियल में ऐसा ही कुछ दे रखा है कि कंसेप्ट आपको चैप्टर नंबर 2 में मिलता है, उसका क्वेश्चन चैप्टर 1 में मिल जाता है। इसी तरीके से चैप्टर नंबर 5 में कंसेप्ट होगा, चैप्टर नंबर 7 में क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। तो उसकी टेंशन आपको नहीं लेनी है, जो वीडियो देख रहे हैं उसकी टेंशन के लिए मैं बैठी हूँ ना आपके पास। तो मैं आपकी ये प्रॉब्लम पूरी तरीके से पहले ही सोल्व कर चुकी हूँ, तो आपको टेंशन तो लेनी ही नहीं है। तो क्वेश्चन समझिए, अब कहता था कि प्रोसेस ऑफ स्ट्रेटेजी जब आप बनाते हो, टोटल आपके 7 स्टेप्स में स्ट्रेटेजी बनती है, जिसमें विजन मिशन बनाते हैं हम, ऑब्जेक्टिव को बनाते हैं, स्ट्रेटेजी को क्राफ्ट करते हैं। तो सोच के देखो कि जब भी हमें स्ट्रेटेजी बनानी है तो हमें इन्वायरमेंट को तो साथ में देखना ही होगा, इन्वायरमेंट में होने वाले चेंजेस को ध्यान में रखना होगा। लेकिन क्वेश्चन यहाँ क्या आता है कि प्रोसेस ऑफ स्ट्रेटेजी अवॉइड करती है, क्या चीज को अवॉइड करती है, जो ऑर्गेनाइजेशन की पोटेंशियल है, यानी ऑर्गेनाइजेशन की जो स्ट्रेंथ है, किसके साथ, जो इन्वायरमेंट के अंदर आपको अपॉर्चुनिटी यानी पॉजिटिव यानी कि फेवरेबल जो कंडीशंस मिलने वाली हैं उनको हम इग्नोर करते हैं, हम देखते नहीं है। क्या दोबारा से, जो ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेंथ है वो वे प्लस इन्वायरमेंट में जो फेवरेबल या पॉजिटिव कंडीशंस हैं, दोनों की मैचिंग को हम अवॉइड करते हैं एट द टाइम ऑफ प्रोसेस ऑफ स्ट्रेटेजी। तो ये भी क्वेश्चन आपका क्या होगा, इनकरेक्ट, क्योंकि बिना
मैचिंग के अपनी स्ट्रेंथ और साथ में अपॉर्चुनिटी को, तब तक हम स्ट्रैटेजी की प्रोसेस को कंप्लीट नहीं कर सकते हैं। उसमें बहुत बड़ा रोल इन्वायरमेंट की अपॉर्चुनिटी एंड स्ट्रेंथ का है, जिसको हम डिटेल में स्वॉट एनालिसिस के अंदर एक्चुअली में पढ़ते हैं। तो देखा जाए तो यहाँ 3 चैप्टरों का कॉम्बिनेशन बना इस क्वेश्चन के कंसेप्ट के लिए। चैप्टर नंबर 1 इन्वायरमेंट का आना चाहिए, चैप्टर नंबर 2 प्रोसेस ऑफ स्ट्रेटेजी आनी चाहिए, चैप्टर नंबर 3 एनालिसिस में स्वॉट आना चाहिए, तब जाके क्वेश्चन का आंसर मिलेगा। ठीक, तो यहाँ पर आप आंसर कैसे देंगे एक बार देख लें। चलिए एक बार मैं आपको मैच करवाती हूँ एंड देन फिर आप देखेंगे कि हाँ हमारी नोटिंग मिली है या नहीं मिली है। तो क्वेश्चन पहले देख लें। क्वेश्चन नंबर मिलेगा आपका पेज नंबर 91 पर। कहाँ पर है ये? 91 पर है। The process of strategy avoids matching potential of the organization with the environment opportunities। तो आंसर क्या देंगे? बिल्कुल इनकरेक्ट आंसर देंगे और लिखेंगे आंसर में इन द प्रोसेस ऑफ स्ट्रेटेजी मैनेजमेंट, और साथ में रेफर किया हुआ आपको चैप्टर नंबर 2, दैट मीन्स प्रोसेस ऑफ स्ट्रेटेजी डिटेल में कहाँ पर है? चैप्टर नंबर 2 में है। ऑर्गेनाइजेशन को कंटिन्यूसली रेगुलरली स्कैन करना पड़ता है एनवायरमेंट के फैक्टर्स को, ताकि वो अपने जो चेंजेस इन्वायरमेंट में होने वाले हैं उनको वो कंसिडर कर सके, ताकि वो अपनी आइडेंटिफाई कर सके अपॉर्चुनिटीज को, उनको थ्रेट्स को। क्योंकि अपॉर्चुनिटी हमेशा हर एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक ऐसा स्टेपिंग जोन होता है, स्टेपिंग स्टोन होता है, जिससे ऑर्गेनाइजेशन अपना ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में उसको हेल्प मिलती है। तो ये था आपका वर्डिंग, इस तरीके से लिखना था। अब आपको वो मैच करवा देते हैं आपकी नोटिंग से कि नोटिंग में भी क्या कुछ इस तरीके की लाइन है या कुछ अलग है। तो पॉइंट था आपका एस, तो ये देखिए एस को मिलाते हैं आपके साथ। कहता है आपको पहला आंसर इनकरेक्ट है। इन द प्रोसेस ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट एन ऑर्गेनाइजेशन कंटिन्यूसली स्कैन इट्स रिलेवेंट एनवायरनमेंट। डिट्टो सेम मिलाते जाओ। इन द प्रोसेस ऑफ स्ट्रेटेजी मैनेजमेंट एन ऑर्गेनाइजेशन कंटिन्यूसली स्कैन its relevant environment factors to identify various opportunity and threat। तो ये लाइन आपको बिल्कुल मिली। और लास्ट वाली लाइन को भी आप आराम से देख सकते हो कि अपॉर्चुनिटी बिकम अ गुड स्टेपिंग स्टोन फॉर अचीविंग गोल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। और डिटेल के लिए आप प्लीज अपने कंसेप्ट के लेक्चर्स को रेफर कीजिए। चैनल का जो लिंक है साथ में डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आपको चैप्टर नंबर 1 का प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, तो वहां से इजिली आप रेफर कर सकते हैं। और इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 3 भी थोड़ा लेंथी है, इसमें भी हमें हल्का सा टाइम लगेगा, लेकिन उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 से लेके क्वेश्चन नंबर लास्ट एंड दैट मीन्स 10 या 11 तक क्वेश्चन हैं, उनमें हमें बिल्कुल टाइम नहीं लगने वाला है, क्योंकि हर एक क्वेश्चन हम पहले ही आपके साथ कंसेप्ट में कर चुके हैं। मुझे बहुत स्पीडली में हम उन क्वेश्चनों को आराम से आपके साथ कर लेंगे। तो अभी के लिए हमने क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट किया आपके साथ। ठीक है, चलिए।